हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप पीसीएस जा रहे हैं देने तो देखेंगे घटना चक्र पे हम लोग करंट अफेयर्स पे देख रहे हैं। घटना चक्र के हम लोग कई सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग आर्थिक जगत में क्या है जो है इसके बजट पे चर्चा कर चुके हैं। बजट के साथ आज हम आर्थिक समीक्षा पे बात करेंगे। आर्थिक समीक्षा इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें जो भी चीजें हैं आर्थिक समीक्षा आप इकोनॉमिक सर्वे अलग से भी पढ़ते होंगे घटना चक्र का या कोई अन्य सेक्शन भारत सरकार का, लेकिन कुछ चीजें इस करंट अफेयर्स के साथ क्या होगा आप इसे पढ़ेंगे तो एक रिवाइज क्रम में भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है वहां आप आर्थिक डेटा आज पढ़ेंगे, यहाँ भी कुछ चीजें होंगी, कोई नया मिशन नया प्लान, इसमें जो है कुछ ऐसी घटनाएं जो क्या है करंट अफेयर्स के तहत जोड़ी गई हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अगर आपको लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से क्या है दूसरे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो तो क्या है आप इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, इसलिए उनको भी लाभ मिल सके। तो चले हम लोग बात करते हैं आर्थिक समीक्षा पर। देखेंगे आर्थिक समीक्षा घटना चक्र में है, तो आर्थिक समीक्षा पर अगर चर्चा करें, आर्थिक समीक्षा हमेशा क्या होती है, जिस तरीके से बजट पे चर्चा करते हैं कि बजट, तो बजट क्या होता है इन फ्यूचर, मतलब हर सरकार क्या काम करेगी वो अपनी एक रूपरेखा प्रस्तुत करती है बजट में। देखेंगे एक साल का, उसी तरीके से आप आर्थिक समीक्षा को देखेंगे तो जो एक साल पीछे की तरफ जाएंगे, सरकार दो काम करती है हर साल संसद भवन में बैठ के, चाहे आर्थिक समीक्षा की बात हो, चाहे बजट की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे अन्य स्टेट की बात हो, सब जगह प्रक्रियाएं देखेंगे समान हैं। कैसे कि बजट पे प्रस्तुत करने के बाद एक आर्थिक समीक्षा पर भी विवरण देती है कि ये आर्थिक समीक्षा है, हमने ये कार्य किए, इनके तहत क्या है ये धन खर्च हुआ, जो बजट में जो धन उसने अलॉट किया था उसको देखेंगे कि उस पे उसको क्या प्रगति की है। तो आर्थिक समीक्षा को बात करेंगे। बस एक पॉइंट कि पिछले साल का एक विवरण होता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है, सरकार की नीतियों का जिस साल है उसके पिछले वर्ष का विवरण, ठीक है। तो बस यही एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे आज आर्थिक समीक्षा पर। तो इस क्रम में देखेंगे कि आर्थिक समीक्षा क्या है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 की है। तो देखेंगे बजट आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम बजट की बात करें तो बजट क्या होगा 2021-22 का, ये होता है बजट। इस साल का बजट आप देखेंगे उसमें 22 जोड़ा है। आर्थिक समीक्षा क्या है 20 और 21, इस तरीके से देख सकते हैं इस क्रम में। तो आप देखेंगे आर्थिक समीक्षा भी कहां से जारी होती है, तो देखें केंद्रीय वित्त जो है इन्होंने संसद में इसे भी प्रस्तुत किया, तो वित्त मंत्रालय के तहत है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। अब इस आर्थिक समीक्षा पे देखेंगे आईएमएफ के आकलन भी किया गया है। तो आईएमएफ का आकलन आप देखेंगे जो वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन के संदर्भ में क्या है जो है 3.5% की कमी दर्ज की गई है, जबकि विश्व बैंक के अनुसार यह आंकड़ा 4.3 है। और क्या है ये वैश्विक आर्थिक उत्पादन की बात है, भारत के संदर्भ में उत्पादन नहीं बताया गया है। तो देखेंगे ये आईएमएफ की है 3.5, कौन सी है वैश्विक आर्थिक उत्पादन के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा नहीं है। वही विश्व बैंक ने क्या किया है 4.3। तो दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो विश्व बैंक और आईएमएफ का। अब बात करेंगे भारत में अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए क्या किया गया है, 4 आयामों वाली रणनीति है, 4 पिलर वाली स्ट्रेटजी को अपनाया गया है। कैसे इस इकोनॉमिक या इस कोविड-19 के दौर में कौन सी रणनीति है, पहला है कौन सा महामारी पर नियंत्रण, पहला पॉइंट है। 4 पिलर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में जो सुधार के लिए कौन कौन से पिलर हैं या इनमें से कौन सा पिलर शामिल नहीं है, तो आपको दिखाना होगा कि पहला पॉइंट है कि आप देखेंगे कौन सा महामारी पर जो है रणनीति, पहला पॉइंट को अपनाया गया। दूसरा है देखेंगे राजकोषीय, ठीक है, राजकोष पर भी बात की गई है। तीसरा है वित्तीय, तो आप इसे देखेंगे, और दीर्घकालिक संरचना सुधार। तो 4 पिलर पे इस कोविड-19 के आर्थिक अर्थव्यवस्था में 4 आयाम वाली रणनीति का
सुधार के लिए अपनाई गई है और ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है क्या है, महामारी पर नियंत्रण, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। महामारी पर नियंत्रण के साथ साथ राजकोषीय घाटा क्रम आप देखेंगे, सरकार अपने हर वर्ष के वित्तीय क्रम में आप देखेंगे कि हर साल एक लक्ष्य रखती है कि हम इतना इस घाटे को कम करेंगे। तो राजकोषीय है, वित्तीय सुधार करेंगे, दीर्घकालिक संरचना का सुधार करेंगे। 4 पिलर आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आउट ले सकते हैं। अब बात करेंगे भारत के वास्तविक जीडीपी। तो भारत का वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में देखेंगे क्या है, भारत जो है सांख्यिकी कार्य मंत्रालय के अनुसार, ये आंकड़ा याद रखना कि अग्रिम अनुमान के अनुसार क्या है 7.7। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आप इसे याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो वित्तीय वर्ष के संदर्भ में अगर आगे चर्चा करें तो देखेंगे भारत की वास्तविक जीडीपी का विकास दर जो है 11 किसके, राष्ट्रीय कार्यालय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है, ये याद रखना। जो आप देख सकते हैं इस क्रम की बात करेंगे तो वास्तविक जीडीपी क्या है, तो इस क्रम की बात होगी तो देखेंगे जो क्या है 21-22 के लिए, ठीक है। 21-22 मतलब जिस बजट में चर्चा की गई है इसमें अनुमान रखा गया है 11.0% अनुमानित है। सांकेतिक जीडीपी के संदर्भ में नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है, देखेंगे समृद्धि दर आप देखेंगे 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता के पास सबसे सर्वाधिक होगी। ऐसा आकलन आप देखेंगे भारत सरकार के अनुसार है और ये आप इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो नॉमिनल जीडीपी रखी है, दूसरा आप देखेंगे बजट में ये कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक जीडीपी में जो वृद्धि होगी वो 15.4% के संदर्भ में देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है, वास्तविक जीडीपी की दर में वृद्धि की बात हो रही है और सांकेतिक वृद्धि की बात हो रही है। तो देखेंगे वास्तविक में कहा कि 11 रहेगी, ठीक है, लेकिन सांकेतिक जीडीपी की बात की गई है तो देखेंगे नॉमिनल में कह दिया गया है क्या 15.4 कि ऐसा अनुमान है ये, ठीक है। अनुमान क्योंकि नॉमिनल रखा गया समृद्धि दर, देखेंगे सांकेतिक रूप से कि हम इस संकेत को जो है नोट करते हैं, इसके आधार पर काम करेंगे। तो देखेंगे 20-21 में कृषि की विकास दर, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि कृषि की विकास दर क्या रही है, तो 20-21 मतलब पिछले वर्ष आप देखेंगे बजट के अनुसार पर जो आकलित की गई थी 3.4%, इसे भी आप नोट डाउन कर लें। इसके साथ उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमशः देखेंगे कितना अनुमान है 9.6% है और 8.8% की कमी का अनुमान है। ये भी उद्योग और सेवा क्षेत्र में रखा गया कि इन क्षेत्रों में कमी दर्ज की गई है। कौन सा, उद्योग और सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र देखेंगे सबसे बड़ा सेक्टर है, आप देखेंगे तो इसमें कमी दर्ज की गई कितनी 9.6, उद्योग जगत में 9.6 है और सेवा क्षेत्र में 8.8 है। ऐसे आप आंकड़ों को एक बार इस आधार पर देखेंगे, लगा पूछा जाए आपसे कि इस बार किस किस सेक्शन में आर्थिक समीक्षा के अनुसार किस किस क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, तो आप देखेंगे पहला है उद्योग क्षेत्र, दूसरा है सेवा क्षेत्र। दो ऑप्शन हुए, दोनों आप याद रखें, इसमें बताया गया है इन क्षेत्रों में। और 20-21 के दौरान भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र रहा है, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। नवंबर 2020 में आप देखेंगे जो है FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात है, आप देखेंगे तो क्या होता है, एक होता है FII, एक होता है FDI। तो देखेंगे क्या लिखा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो वो दोनों घटक इसमें शामिल होंगे। तो इसमें लिखा है 9.8 बिलियन डॉलर रहा, जो महीने के संदर्भ में सर्वाधिक है, आप देखेंगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में रहा है, जिससे क्या है भारत में जो निवेश के रास्ते हैं, एक भारत ने रास्ता बनाया है, कौन सा रूट, देखेंगे FII देखेंगे, दूसरा FDI, अन्य भी रूट हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते भारत में निवेश होगा। दोनों का निवेश का आकार कैसा होता है ये आप इकोनॉमी में भली भांति पढ़े होंगे। अब बात करेंगे विश्व के उभरते बाजारों में भारत एक ऐसा देश है जिसे 2020 में क्या होगा इक्विटी के रूप में क्या है FII जो है प्राप्त हुआ है। तो आप इसे देख सकते हैं, FII की बात हो चुकी है आपके सामने, इसे आप देख सकते हैं।
देखेंगे विश्व के उभरते बाजारों में भारत क्या है, जिसे 2020 में इक्विटी के रूप में क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखेंगे FII की बात है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है। तो देखेंगे एकमात्र जिसे एकमात्र देश है, ऐसा पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि 2020 में ऐसा कौन सा देश है जिसे FII के माध्यम से क्या मिला है, इक्विटी के रूप में FII प्राप्त हुआ है। तो इक्विटी क्या होती है, इसे आप देख सकते हैं इक्विटी के रूप में। अगर आप शेयर, डिवेंचर, इन सबसे आप भली भांति परिचित होंगे, देखेंगे बैंक देखेंगे तो उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। 2010 की बात करेंगे तो ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सेंसेक्स निफ्टी ने, देखेंगे, भारत के पूंजी बाजार एवं GDP अनुपात में 100% पार किया है। आप देखेंगे क्या है, कोरोना काल चल रहा था, कोविड-19 देखेंगे, उस क्रम में भी आप देखेंगे 2010 अक्टूबर के बाद से ऐसी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जब चाहे सेंसेक्स निफ्टी की बात हो रही है, और निफ्टी क्या होता है इसे आप जानते होंगे, निफ्टी कहाँ का सेंसेक्स है इसे आप भली भांति परिचित होंगे। तो देखेंगे निफ्टी तो भारत की पूंजी बाजार मार्केट कैपिटल की बात हो रही है एवं GDP अनुपात में 100% को पार किया है। इस निफ्टी को ने देखेंगे, इस निफ्टी को क्या है आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि क्या है भारत में कुछ ऐसा घटा है। इसके माध्यम से आर्थिक समीक्षा 2020-21 सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा खर्च GDP, देखेंगे जो स्वास्थ्य सेवा खर्च है GDP के 1% से बढ़कर देखेंगे 2.5 देखेंगे से 3% होने के साथ साथ क्या है 2.5 से 3 लिखा है, 2.5 से 3% के से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्च देखेंगे 65% से घटकर 35% अनुमानित है। ऐसा एक आर्थिक समीक्षा में ऐसा कहा गया है आपसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खर्च GDP के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने से क्या हो गया, स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा जो किया जाने वाला खर्च है, मतलब ये सार्वजनिक मतलब सरकार का खर्च बढ़ा है लेकिन व्यक्तिगत लोगों का खर्च कम हुआ है। तो व्यक्तिगत लोगों का खर्च का मतलब भारत सरकार ने अपनी जो है बजट में ही इतना लोगों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में किया हुआ है, कहते हैं कि जो 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने के से स्वास्थ्य देखभाल पर क्या कह रहा है, लोगों द्वारा किया जाने वाला खर्च कितना 65% से घटकर 35% हो गया है। आप इसे देख सकते हैं कि आप इसे ध्यान रखें कि ऐसा सेक्शन आपसे पूछा जाए। बहुत सारी घटनाएं आपको पहली बार दिख रही होंगी। अब एक क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय आय पर। तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, किन किन आधारों पर गिनी जाती है, क्या आयाम होते हैं, देखेंगे। एक होता है वास्तविक आय, एक होती है जो चालू आप देखेंगे जिसे कहते हैं वर्तमान के आधार पर, एक होता है स्थिर कीमतों पर, एक होता है चालू कीमतों पर। तो स्थिर कीमत क्या होती है, उसका आधार वर्ष क्या जोड़ा गया है। चालू वर्ष का तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, हर साल चालू वर्ष होता है। तो स्थिर वर्ष आप देखेंगे कीमतों पर स्थिर वर्ष किया गया है, वर्तमान कीमतों पर 20,000 देखेंगे क्या बोला गया, लिखा हुआ है। एक हो गया आपका वर्तमान प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कीमतों पर आप देखेंगे वर्तमान कीमत पे रखी गई है, तो क्या है चालू कीमत है। ये वर्तमान का मतलब चालू कीमत है, और ये चालू कीमत आप देखेंगे क्या रखी गई है, चालू कीमत पे आपकी आय रखी गई है कितनी 1,26,900 कितना 68 रुपए, कितना है 1,26,968 रुपए। और ये क्या है स्थिर कीमत, स्थिर कीमत क्या कह रही है 2011-12 याद रखना, ये 11-12 के आधार पर आकलित की जाती है। उस आधार पर देखेंगे तो कितनी रखी गई है 86,000 देखेंगे 456, ये है स्थिर कीमत। और यही आपसे पूछी जाने वाली है, या ये भी पूछी जा सकती है ये भी। तो ये 86,456 रुपए है, ये किस पे है स्थिर कीमतों पर। सरकार किस तरीके से गणना करती है इसे भी आप देख सकते हैं। तो वृद्धि दर आप देखेंगे, और इसमें वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है कितना 5.4% का, कितना माइनस में, याद रखने का दोनों में माइनस। आपसे पूछे कि चालू और
स्थिर में दोनों में ह्रास है। अगर पूछा जाए कितनी है तो इस चालू कीमतों पर कितनी घटी हुई है वृद्धि दर, देखेंगे 5.4 की गिरावट हुई है। वहीं स्थिर कीमतों पर देखेंगे गिरावट कितनी हुई है 8.9%। तो इसे भी आप देखेंगे दोनों, क्योंकि यहां से भी बनता क्वेश्चन, यहां से भी बन सकता है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। अगर पूछा जाए घटी स्टेटमेंट में पूछा जाए आपसे, तो एक आपकी एनालिसिस होगी कोविड-19 में हर एरिया में आपसे देखेंगे कहीं ना कहीं गिरावट या हरासमेंट आई है, चाहे उद्योग क्षेत्र हो चाहे सेवा क्षेत्र हो, जो भारत सरकार के मेन पिलर हैं। तो आप अगर उनमें गिरावट आएगी तो भारत की राष्ट्रीय आय में भी गिरावट आएगी, चाहे वो चालू कीमत हो चाहे वो स्थिर कीमत हो। इस तरीके से हमने देखा। अब आपसे क्वेश्चन है कि क्या है सकल मूल्यवर्धन, जीबीए के क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछा गई है। तो ये तो आप अभी इसके आगे हम चर्चा करेंगे। इसके आंकड़ों के बाद सकल घरेलू बचत की बात करेंगे, देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों की बात की गई है। यहाँ कहा गया है क्या कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है। तो इस संदर्भ में आपसे आंकड़ा दिखाया गया है। तो इसमें हर साल की वृद्धि दर दिखाई गई है। तो इस आधार पर आप इसे देख सकते हैं। ये 2020-21 का है। तो एक ही पिलर में आप देखेंगे 2014 से 15 से दिखाया जा रहा है, और 20-21 तक ये आंकड़े आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इस आंकड़ों को क्या है अगर आप जोड़ना चाहें, इसी ग्राफ से पढ़ना चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। तो क्या है ये प्रतिशत का मान रखा गया है, ये ईयर वर्ष रखे गए हैं। जब वो वर्ष रखी गई है उसको आप जोड़ते जाइए। यह चिन्ह यहाँ खींचा गया, एक यहाँ खींचा गया है। आप इसको क्या करेंगे यहां से मिलाना शुरू कर दें। पहला, दूसरा और तीसरा। कृषि क्षेत्र सबसे नीचे है। आपको याद रखना है कि ये आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसे चलेंगे या फिर क्या करेंगे ऐसे चलेंगे। सबसे कम कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवा। यही पूछा जाएगा आपसे क्या है जीबीए की हिस्सेदारी। तो कहना कहाँ है, सबसे कम है कृषि में, सबसे उसके बाद उद्योग, उसके बाद सेवा। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किसकी है हायरार्की क्रम में, तो कहना सेवा, उद्योग, कृषि। बस खत्म आंसर आपका, आपने आंसर दे दिया। आगे बात करेंगे सकल घरेलू बचत के संबंध में, ग्रास डोमेस्टिक सेविंग के संदर्भ में देख सकते हैं। तो इस क्रम में अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे सकल ग्रास डोमेस्टिक सेविंग के संदर्भ में जीडीपी के प्रतिशत के वर्तमान बाजार कीमतों के संदर्भ में रखा गया है। तो आप इसे देखेंगे क्या है सकल घरेलू बचत, आप कितना बचा पाए हैं। तो आप कीमतों पे देखेंगे तो बाजार कीमत है, ये याद रखना बाजार कीमत ही चालू कीमत है। तो बाजार कीमतों के संदर्भ में रखे गए हैं। घरेलू क्षेत्र में आप देखेंगे हर वर्ष आप क्या करेंगे, जब भी पूछा जाए सबसे ज्यादा सेविंग कहाँ होती है तो कहना कौन सा, गृह विभाग, मतलब घरेलू बचत। घरेलू बचत देखेंगे आप, अगर आप इसे याद रखेंगे इस संदर्भ में कि सबसे ज्यादा अगर कोई बचत करने में माहिर होता है तो आपके घर के जो क्या होगा कि गृह स्वामिनी होती है, जिसे कहते हैं क्या आपकी माता होंगी, कोई भी होगा, तो उस डिपार्टमेंट से आप जोड़ेंगे तो क्या करेंगे घरेलू बचत सबसे ज्यादा करने, मतलब बचत में सबसे ज्यादा माहिर कौन होता है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो घरेलू बचत के संदर्भ में है 19.2% के संदर्भ में है। फिर है निजी निगम क्षेत्र के संदर्भ में। तो आप देखेंगे घरेलू क्षेत्र, आप इसे देखेंगे 17-18 के संदर्भ में टोटल आप देखा गया है, यहाँ 18-19 के संदर्भ दो आधार बताए गए हैं। तो आप देखेंगे इस घरेलू क्षेत्र में भी क्या हुआ है, गिरावट आई है। आप देखेंगे कहां से, घरेलू क्षेत्र में जो 17-18 में था, 18-19 में देखेंगे यहां भी क्या है कुछ गिरावट आई हुई है। इसे देखेंगे क्योंकि कोविड-19 जुड़ा हुआ है। और निगम क्षेत्र में देखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में देखेंगे। तो निजी निगम क्षेत्र को छोड़ दें, दो आंकड़ा याद रखेंगे, एक घरेलू क्षेत्र है, दूसरा आप देखेंगे इसे, पहला घरेलू क्षेत्र हो गया, दूसरा निजी क्षेत्र है, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र। तो ये दो आंकड़े आपको याद रखना है। पहला घरेलू क्षेत्र आपको याद ही रखना है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निजी निगम क्षेत्र आपको आंकड़ा रखना है कि बीचों बीच में है। तो आप इसे अंदाजे से देख सकते हैं, या फिर आपको लगे कि हमें याद रखना है तो 10.4 याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 18-19 याद रखेंगे। हालांकि दोनों पूछ सकता है कि दोनों के आकलन में, क्योंकि सकल घरेलू आंकड़ा ऐसा दिया गया है। तो हालांकि सबसे ज्यादा आप इसे याद करेंगे कितना, कौन सा, ये 2018-19 के संदर्भ में सकल घरेलू क्षेत्र के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा बचत अगर देखेंगे जो क्या है
हरासमेंट तो है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे घरेलू क्षेत्र में 18.2% की कमी, कमी नहीं, बचत हुई है, जो सबसे ज्यादा बचत है। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र में देखेंगे क्या घटा, यहां भी घटा है, हर क्षेत्र में घटा हुआ आंकड़ा देख सकते हैं। अब हम एक बात और कर सकते हैं इस संदर्भ में कि प्रमुख फसलों पर 3 उत्पादक राज्य, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले 3-4 फसलें ही होती हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के रूप में अदर क्रॉप से भी पूछे जाते हैं, फसल से भी पूछे जाते हैं। तो उस संदर्भ में आप देखेंगे, ये देखेंगे प्रमुख फसलों का शीर्ष उत्पादन 19-20 के संदर्भ में है, याद रखना इसे। तो 19-20 में देखेंगे चावल, गेहूं और मक्का। तो ये क्या है, उत्पादन के संदर्भ में आपको आंकड़े 2 तरीके से पढ़ने होते हैं, एक उत्पादन के संदर्भ में, दूसरा एरिया के संदर्भ की सबसे ज्यादा फसलें, ये फसल का एरिया कहां है। तो एरिया भी आपको याद रखना, यहां है क्या, उत्पादक के संदर्भ में, यहां क्षेत्र नहीं आपसे पूछा गया है। तो उस संदर्भ में देखेंगे सबसे ज्यादा कहां, चावल। तो चावल में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में चावल कहां होते हैं, तब आप इसे उठा के यहां लेके आएंगे, याद रखिएगा, ठीक। पहले स्थान पे क्षेत्र क्रम में आप चाहेंगे, चाहे गेहूं हो, क्षेत्र क्रम में जहां जहां आए खाद्यान्न उत्पादन की मेन क्रॉप कहेंगे, चाहे वो चावल हो, गेहूं हो, मक्का को छोड़ के। मक्का में उत्तर प्रदेश क्या है, क्षेत्र क्रम में पहले स्थान पे नहीं है। तो इस क्रम में बात करेंगे तो चावल, गेहूं के संदर्भ में देखेंगे, जो उत्पादन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो चावल के संदर्भ में देखेंगे पश्चिम बंगाल जो है उत्पादन के संदर्भ में पहले नंबर पे है वो, फिर इसका उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। और गेहूं के संदर्भ में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, यहां उत्पादन में भी सबसे ज्यादा है, क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा है। यहां देखेंगे आंकड़ा गेहूं में बदला हुआ नजर आएगा, मध्य प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि अभी हाल के वर्षों में देखेंगे इधर 4 से 5 सालों का अगर आर्थिक आंकड़ा उठाएंगे तो मध्य प्रदेश ने कई क्षेत्रों में क्या है, आर्थिक क्षेत्र में आंकड़ों में बदलाव आता दिखाई पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और तीसरा है मक्का के संदर्भ में, मक्का देखेंगे सबसे ज्यादा कहां होती है, कर्नाटक। और उत्पादन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, होती के संदर्भ में देख लेना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो कुल मोटे अनाज, तो मोटे अनाज तो आप देखेंगे राजस्थान आज भी अपने स्थान पे बना हुआ उत्पादन के संदर्भ में, कर्नाटक दूसरे है, मध्य प्रदेश तीसरे है। इन आंकड़ों को आप 1 से 2 बार नजर देखे रहेंगे तो आप इन्हें देख सकते हैं। ये कुछ मेन चीज है, चावल, मक्का, गेहूं, चावल, गेहूं के संदर्भ में रखेंगे, कुल मोटे अनाज के संदर्भ में देखेंगे तो आप इसे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहीं पे आपको कुछ चीजें और भी दिखाई पड़ी हैं, देखेंगे आप इसे। तो आप देखेंगे अरहर को, आप देखेंगे अरहर में भी क्या होता है, आप एक तूर दाल है, ठीक है। आप तूर का मतलब क्या है, तूर बोलते हैं, कौन सी तूर, जो मेन आप देखेंगे तो उसमें क्या है, तूर के संदर्भ में बोला जाता है कि एक अरहर ओवरऑल होती है, एक होती है वार्षिक के संदर्भ में, ठीक है, एक होती है कुछ छमाई के संदर्भ में। दालों का भी अगर क्रॉप सिस्टम देखेंगे, एक दाल होती है पूरे वर्ष में बनकर तैयार होती है, एक वर्षीय फसल है। कुछ दालों के संदर्भ में देखेंगे वो क्या होती है, अर्धवार्षिक के संदर्भ में होती है। तो आप इसी संदर्भ में देखेंगे तो अरहर तूर लिखा हुआ है। अरहर तूर के संदर्भ में बात करेंगे तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और वहीं कुल दालों के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आंकड़ा दिया गया है, राजस्थान है। इस आंकड़े को आप अलग से भी देखेंगे, लेकिन एक नजर यहां देख लेते हैं। तो कुल दालों के संदर्भ में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आप देखेंगे अरहर के संदर्भ में आपको कहां, तो इस संदर्भ में चना के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। कुल खाद्यान्न, हम एक काम करते हैं, इसे हम आर्थिक आंकड़ों में बताएंगे जब आर्थिक घटनाक्रम पढ़ाएंगे आपको। इसे हम एक नजर बता देते हैं क्योंकि रिपीटिशन होगा, कोई फायदा नहीं, इस संदर्भ में देख सकते हैं। बस एक नजर देखते रहेंगे, अरहर के संदर्भ में देखेंगे। और आंकड़ा ये याद रखना कब का है, 19-20 के संदर्भ में है। आप अगर ऐसा लगे कि नहीं बदला हुआ है तो 19-20 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस बार के करंट अफेयर्स में है ये, इसलिए आपको एक बार देख के जाना है। तो अरहर तूर के संदर्भ में आपको 2 तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश का स्थान है, उत्तर प्रदेश के जा रहे हैं तो तीसरा स्थान है, याद रखना है इसे। अरहर तूर के संदर्भ में, कुल दालों के संदर्भ में 3 स्थानों तक उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं है। तो देखेंगे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चना के संदर्भ में राजस्थान,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। तो चना कुल खाद्यान्न में आ जाएंगे तो कुल खाद्यान्न के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ये उत्पादन के संबंध में सभी आंकड़े हैं। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश में है, तीसरा स्थान पंजाब में है। इस तरीके से याद रखना कि मेन क्रॉप के संदर्भ में क्या है खाद्यान्न में, चाहे वो आप इसे देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट मिला लीजिए, नॉर्थ का उत्तर पश्चिम और उत्तर के राज्यों को याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एरिया में है, सबसे बड़ी जनसंख्या है और सबसे बड़ा क्या है गंगा, तराई, जमुना सारी देखेंगे, सारी प्लेन बेल्ट है, उपजाऊ भूमि है खाद्यान्न के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। इस संदर्भ में देखेंगे मूंगफली के संदर्भ में देखेंगे तो मूंगफली में सबसे ज्यादा कौन है, गुजरात के संदर्भ में देखेंगे, राजस्थान दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे। इस दो आंकड़े को मिनिमम याद रखना है। सरसों यार स्पीड तो राजस्थान और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यहाँ तीसरा स्थान आप देख सकते हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश का तीसरा, पहला, दूसरा स्थान हो उसे आप अवश्य याद रखेंगे, ठीक है। तो इस संदर्भ में 2 सोयाबीन मध्य प्रदेश लगातार बना हुआ है, दूसरा महाराष्ट्र देखेंगे, फिर राजस्थान। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। इसे आप मैप के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इन खाद्यान्न के आंकड़ों को क्या करेंगे, मैपिंग से भी देख सकते हैं कि कहां कैसे है। तो इस संदर्भ में देखें कुल तिलहन के संदर्भ में राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। गन्ना के संदर्भ में देखेंगे, गन्ना क्या है, गन्ना के संदर्भ में अगर देखोगे तो क्या है, भारत सरकार इस पे किस आधार पर मूल्य सहायता करती है, उत्तर प्रदेश क्या करती है। तो इस पे भी देखेंगे कौन सी, तो गन्ना में देखेंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कपास के संदर्भ में गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। और जूट और मेस्ता पश्चिम बंगाल। आप जूट और मेस्ता पूछा जाए तो आंख बंद करके पश्चिम बंगाल हर वर्ष मारा करिए, ठीक है। तो दूसरा उसका पड़ोसी बिहार और फिर असम, मतलब आप सुनेंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, कुल मिला के आप देखेंगे क्या था कि इस एरिया में जूट और मेस्ता की आप कहानी है कि भारत के विभाजन से पहले कुछ और था, आज स्थितियां यहाँ बदल गई हैं। तो इस संदर्भ में देखेंगे आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अंग्रेजी संस्करण से आंकड़े लिए गए, मतलब आंकड़े आपके देखेंगे ऑथेंटिक हैं सबसे, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। तो अब इसे हम बात करेंगे हाँ शीर्ष आयात की वस्तुएं। यहाँ ये आंकड़े इसलिए दिखाए गए कि अगर आप आर्थिक समीक्षा जिसे बोलते हैं घटना चक्र या कोई भी साइट की नहीं पढ़ के जाते हैं तो घटना चक्र ने आपको ओवरऑल कुछ आंकड़े दिए हैं, मिनिमम आप इतना पढ़कर जाएं तो आप देखेंगे शीर्ष आयात की वस्तुएं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला आपसे, ठीक है। आप इसे देखेंगे शीर्ष आयात के संदर्भ में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आयात के संदर्भ में। अब आयात क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। आप आयात का मतलब आप क्या करेंगे, कुछ मंगाते हैं मतलब, तो आयात हो गया। तो टॉप इंपोर्ट क्या है, कमोडिटीज हैं। तो देखेंगे कमोडिटीज पहले क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत क्या पड़ती है, पेट्रोल की। तो सबसे ज्यादा पेट्रोल पहले है और पेट्रोल का क्रूड। अब क्रूड क्या होता है, भारत जो पेट्रोल मंगाता है वो बिल्कुल क्या है, जैसे आप गाड़ियों में जो डालते हैं वो सेम, ऐसा तो है नहीं कि वहां से पेट्रोल आया और आपकी गाड़ी में पड़ गया, नहीं, कच्चा माल मंगाता है भाई। तो ये क्रूड है, तो इसमें सारी चीजें मिक्स हैं। तो पेट्रोलियम के संदर्भ में देखेंगे तो पेट्रोलियम पहले स्थान पर है, दूसरा क्या है, फिर पेट्रोलियम उत्पाद। अब आपको लगता होगा कि पेट्रोलियम उत्पाद क्या होते हैं, तो उत्पाद आप देखेंगे बहुत सारे, इससे क्या है, जो इसके बहुत सारे हर पार्ट की इसकी जरूरत है। इसका पेट्रोल के संदर्भ में देखेंगे जो सबसे अच्छा पेट्रोल है तो क्या होता है, आप क्या है, जो वायुयान है या अन्य चीजों में यूज होता है। फिर आप देखेंगे उसी, तो उन उत्पादों के संदर्भ में आपसे बात की गई है। तो क्रूड, उत्पाद दोनों पेट्रोलियम, तीसरा स्वर्ण आप देखेंगे और चौथा है दूर संचार उपकरण। तो आप देखेंगे दूर संचार, फिर है कोयला, कोक और क्या है, ब्रिकेट्स। तो कोक कौन से संदर्भ में है, तो कोयला है, एक कोक है। तो आपको लगेगा कोयला भी अलग है, कोक क्या होता है, कोक और कोयला तो एक ही माना जाता है। फिर क्या है, ब्रिकेट्स। तो कोक के संदर्भ में अलग है, कोयला अलग है। आप इसे क्या है, कोयला के भी कई होते हैं। आप कोयला कितने प्रकार का होता है, सबसे अच्छा कौन सा होता है, कोक क्या होता है, ब्रिकेट्स क्या होता है, इसे भी देख सकते हैं। इस संदर्भ में आपने इन्हें देखा, आप इसे भूल जाएंगे कि कितना मंगाया, अप्रैल नवंबर ये हिस्सेदारी आप छोड़ जाएं। आप सिर्फ ये याद रखें कि सबसे हायरार्की सिस्टम में पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम उत्पाद, स्वर्ण, दूर संचार उपकरण, कोयला, कोक और ब्रिकेट्स। तो आप 3 याद रखेंगे, चौथा अपने आप निकल आएगा, याद रखिएगा। स्वर्ण, क्रूड, फिर उत्पाद, फिर स्वर्ण। देखेंगे भारत में स्वर्ण की आप देखेंगे क्या है, सबसे ज्यादा पहना भी जाता है सोना। तो इस संदर्भ में
तो लेकिन ऐसा नहीं कि भारत सबसे ज्यादा सोना आयात करता है। आप देखेंगे अब सोना और भी लोग पहनते हैं, तो आपको अभी आंकड़ा बदलता हुआ दिखाएंगे। इस संदर्भ में शीर्ष आयात की वस्तुओं के साथ आप देखेंगे आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश, तो इस संदर्भ में भी देखेंगे कि 5 सबसे ज्यादा मंगाते कौन हैं। ठीक है, एक होता है कि इसे शीर्ष आयात वस्तुएं, तो ऐसे आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा आयात, हाँ इस संदर्भ में ये है, हाँ तो शीर्ष आयात वस्तुएं ओवरऑल देखें। अब आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश के संदर्भ में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी के रूप में चीन के संदर्भ में है आयात के संदर्भ में। दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस आंकड़े तो कई बार ये भी सारे आंकड़े ये पूछे जा चुके हैं, आप इन्हें याद करते रहें, इस हिस्से को भूल जाएं। ठीक है, इन्हें आप ना याद रखें, इन्हें याद रखना है। तो चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है, फिर हांगकांग है, फिर सऊदी अरब। ये क्या है, ये भारत में आने वाला रूट है कि ये इस एरिया से आता है। तो इसे आप कहेंगे कौन से रूट से, सबसे ज्यादा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सऊदी अरब। इस संदर्भ में आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश आप इसे देख सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसे भी आप देखेंगे कि अन्य अगर हम बात करें इसके साथ साथ अब शीर्ष निर्यात, इसमें और एक चीज देखते चले हैं, निर्यात की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन निर्यात करता है। तो अभी आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, इस मामले में वर्चस्व बना हुआ है। तो आप देखेंगे निर्यात के संदर्भ में, तो निर्यात में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है, फिर संयुक्त अरब अमीरात है, फिर हांगकांग है, फिर सिंगापुर। ये निर्यात है, आप इसे याद रखना, निर्यात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश, ये आप देखेंगे निर्यात के संदर्भ में है, याद रखिएगा इसे। तो इसे आप देखेंगे कौन सा है, ये रूट है जाने के क्रम में, यहां से क्या करती है, ये निर्यात क्रम है। तो आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग और सिंगापुर। ये तो हो गई आपके क्या, निर्यात की दृष्टि से 5 देश, आयात की दृष्टि से 5 देश। ये तो हो गए 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। फिर शीर्ष निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ये भी आपको देख लेनी है। तो क्या है, अब यहां देखेंगे क्रूड घट गया, अब निर्यात क्या हो रही, भारत मंगा के उसको क्या करे, उत्पाद के रूप में बना दिया। अब कहते हैं पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा भेज रहा है। एक तरफ क्या है, पेट्रोलियम मंगाया, क्रूड मंगाया और उत्पाद बना दिए। तो उस संदर्भ में देखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद पहले नंबर पे है। फिर देखेंगे औषध निर्माण जैविक, क्या लिखा है, बायोलॉजिकल्स, मतलब जो मेडिकल सी चीजें हैं। तो औषध निर्माण और जैविक के संदर्भ में दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे आप देखेंगे मोती है, बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य पत्थर हैं। तो आप देखेंगे क्या है, ऐसी चीजें क्या है निर्यात की जा रही हैं भारत में। आप देखेंगे मोती, देखेंगे बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य पत्थर देखेंगे। इस संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। तो इन संदर्भ में आप इसे याद रखें। हाँ, तो मोती हुआ और बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य अर्ध बहुमूल्य पत्थर। अब देखेंगे निर्यात के संदर्भ में चौथे नंबर पे तो लौह एवं लौह इस्पात के संदर्भ में, और 5वें नंबर पे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उपकरण के संदर्भ में। आपने इतना देखा, आपको ये चीजें मेन है। हालांकि जब आर्थिक घटनाक्रम अगर पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको फिर से दिखाई पड़ेंगी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2021-22 का बजट। उत्तर प्रदेश का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे वहां आप देखें कौन है, वित्त मंत्री आप याद रखें, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप उत्तर प्रदेश हैं पता होना चाहिए। तो सुरेश खन्ना द्वारा जो है क्या किया, 21-22 के लिए आप देखेंगे कौन है, देखेंगे कितना बजट है, और ये बजट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, याद रखना कितना है, 5,50,270.78। अगर आप इतना आंकड़ा याद रखे रहेंगे तो क्या करेंगे, इस आंकड़े को अगर भूल भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सही कर लेंगे। 5,50,270 याद रखिएगा रुपए का ये बजट पेश किया गया है। अच्छा, भारत में जो बजट पेश किया जाता है वो डॉलर के रूप में किया जाता है कि रुपए के रूप में,
याद रखना, भारत अपनी बजट भारतीय मुद्रा में बजट पेश करता है। तो ऐसे करेंगे, विगत वर्ष के बजट के अनुमान में देखेंगे संशोधित अनुमान की तुलना में क्या है, ये बजट कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे, मतलब ये बजट कितना है, ये है 20-21-22, और किसके तुलना में 20-21 की तुलना में देखेंगे तो क्रमशः आप देखेंगे जो इतने हैं। तो ये भी पूछा जाए आपसे कि कितना अनुमान के संशोधित अनुमान की तुलना में कितना अधिक है, तो आप इसे बताएंगे विगत वर्ष के बजट अनुमान से संशोधित अनुमान देखेंगे क्या है, तथा संशोधित अनुमान की तुलना में संशोधित है, मतलब आप इसे देख सकते हैं कि इसे दोबारा संशोधित किया गया। पहले ये किया गया कि 7.29 है, फिर कह दिया गया 32.68, मतलब बजट में कुछ इंसेंटिव बड़े होंगे पहले कि जो बजट पेश किया गया, फिर उस पर क्या हुआ, फिर उस बजट में कुछ देखेंगे कि उसमें कुछ और चीजें जुड़ी होंगी, कुछ और रूट जुड़े होंगे, तो उस आधार पर संशोधित किया गया और क्या 32.68 हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट इतिहास का यह पहला डिजिटल बजट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, इस बार की जो आप देखेंगे जनगणना भी आप देखेंगे अब तक के इतिहास में आप देखेंगे पेपरलेस जनगणना भारत की आ रही है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि इस बार भारत सरकार ने जनगणना के संदर्भ में कोई काम नहीं किया, तो उस प्रकार आप देखेंगे डिजिटल रूप से किया जा रहा है, पेपरलेस जनगणना हो रही है। इसी प्रकार के उत्तर प्रदेश के बजट के इतिहास का आप देखेंगे पहला पेपर बजट लेस है वर्तमान सरकार का, ये 5वां पूर्ण बजट है, देख सकते हैं इस क्रम में। तो इस क्रम को छोड़ दें तो पहला डिजिटल हो गया। इस बजट के माध्यम से आप देखेंगे भारत ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा विजन चालू किया है, भारत सरकार का जो विजन बजट में आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने हेतु क्या किया है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। तो भारत सरकार की जगह आप उत्तर प्रदेश लिख देंगे तो उत्तर प्रदेश के विकास मंच देखेंगे मंच पर कार्य करने का लक्ष्य रखा गया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ होंगे। तो आप देखेंगे भारत सरकार की आपने 4 स्तंभ देखे, उसी तरीके से क्या है उत्तर प्रदेश के क्या होगा, अब स्थापना विकास पहला हुआ, दूसरा देखेंगे जन स्वास्थ्य है, तीसरा हुआ मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में, तथा चौथा है कृषि संबंध क्रियाकलापों का विकास। अलग स्तंभ में याद रखिएगा और ये 4 स्तंभ आपको याद रखने हैं। कौन से, अब स्थापना मतलब जो निर्माण करेंगे, तो अब स्थापना करेंगे विकास होगा, फिर क्या होगा आपका निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे स्वास्थ्य भी करेंगे, तो ध्यान दूसरा पिलर है स्वास्थ्य का, और ये क्रम में पूछा जा सकता है, हो सकता है ये भी ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे है मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में, फिर क्या करेंगे स्वास्थ्य के साथ साथ क्या है, आप मानव संपदा की बात है, आपके मानव की स्वास्थ्य इसी लगे कि आप मानव संपदा हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास करेंगे, और क्या करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास करेंगे। तो चौथे नंबर पे आप कृषि रखेंगे, पहले याद रखेंगे, अब स्थापना, चौथा पिलर रखेंगे कृषि, 2 बीच में भूलेंगे तो कहना स्वास्थ्य करेंगे। ठीक है, मानव संपदा तीसरे, सांस्कृतिक के संदर्भ में तीसरे नंबर पे है। इस संदर्भ में देखा, अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि उपरोक्त नीति की सफलता में आप देखेंगे नई उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक नीति, आप इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो आप इसे देखेंगे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के संदर्भ में। याद रखिएगा इसे कि ये नई है, तो आप देखेंगे प्रख्यापित की गई है। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में क्या है 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन की बात की गई है। कौन से, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020, 40,0000 व्यक्ति क्या दिया जाएगा, रोजगार सृजन का लक्ष्य है। और देखेंगे ये मॉडल किस पे होगा, लखनऊ में क्या है पीपीटी मॉडल पर अत्य आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कहाँ निर्माण हो रहा है, तो कहेंगे लखनऊ में हो रहा है। ठीक है, जिसमें देश का सबसे बड़ा क्या होगा, देश का बोला गया है सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में देश का सबसे बड़ा बनाया जाएगा, और ये भी देखेंगे क्या है आधुनिक जो है प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स है, तो ये प्रस्तावित कहाँ है, लखनऊ में है, और देश का इसमें सबसे बड़ा कौन सा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। तो ये चीजें आपने देखी, ये हो गया। अब आर्थिक बजट था, ये बजट के आप देखेंगे जो खास पॉइंट थे वो इस किताब ने पेश किए। अब देखेंगे कि
इस बजट को आप उत्तर प्रदेश की साइट पे जाकर भी देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे कृषि एरिया से हो, चाहे उत्तर प्रदेश के प्लान हो, तो भारत सरकार की जिस तरीके से आप साइटों पर देखते हैं, उसी तरीके से क्या करेंगे, आप उत्तर प्रदेश के खास एरियाज जो क्वेश्चन बनते हैं, खासकर कोई नई किस्म कृषि की पूछी जा रही हो, तो उस कृषि की किस्म को अगर कोई इनोवेशन उत्तर प्रदेश की सरकार से हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुई है, तो क्या करेंगे, उस प्रजाति, उस किस्म, चाहे कृषि हो, चाहे फल हो, चाहे किसी अन्य एरियाज के हो, तो वो क्या उत्तर प्रदेश के साइट पे आपको अपडेट दिखती है और वहां से क्वेश्चन आपसे दिखाई पड़ते हैं। इस संदर्भ में देखेंगे अब उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020-21 के संदर्भ में देखेंगे। अर्थ एवं जनसंख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया ये आर्थिक समीक्षा है 2020-21 की। देखेंगे त्वरित अनुमान है, ये स्थिर कीमतों पर बोला गया है 11-12 के संदर्भ में आप देखेंगे। प्रचलित कीमतें करंट प्राइस के संदर्भ में आप देखेंगे क्या है, दोनों को सकल घरेलू बचत के संदर्भ, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कौन सा है, जीएसडीपी वृद्धि दर क्रमशः कितनी है, किस पे, पहले हो गई स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कितना है 3.8%। चालू पे कितनी है, तो चालू देखेंगे 6.5%। तो स्थिर और चालू दोनों आप देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में है। अगर यहाँ राज्य ना लिखा हो, राज्य लिखने का मतलब ये है, क्या है, ये स्टेट के संदर्भ में है। अगर यही सकल घरेलू, तुम्हें लगेगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो किसी राज्य का क्या होगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब हम यहाँ बोल दें राज्य की जगह सकल उत्तर प्रदेश घरेलू उत्पाद, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। तो इस संदर्भ में इसे देख लेंगे, तो इसे भी देखेंगे। इस संदर्भ में 2019-20 के अगर आंकड़ों को देखें तो आप इसे देखेंगे क्षेत्र वृद्धि के जीबीएस में अनुवाद देखेंगे, तो स्थिर कीमतों में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्राथमिक, ये आप क्षेत्र देखेंगे, आपको क्षेत्र याद रखना है कि क्या है, आधार वर्ष 11-12 है प्रचलित चालू कीमतों पे, तो तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। तो देखेंगे वृद्धि के संदर्भ में 19-20 का आंकड़ा ही आएगा, तो पिछले भी देखा। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र रखे जाते हैं वो भी आपको पता होगा। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, इकोनॉमी में आपने इसे पढ़ा होगा, ठीक। तो पहले देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के संदर्भ में, तो क्या है 1.9%। तो आप इसे देखा है कि 1.9 के संदर्भ में वृद्धि दर है, तो इस संदर्भ में क्या स्थिर कीमतों पे है। दूसरा है द्वितीयक, देखेंगे द्वितीयक वर्ष में आपको माइनस में क्या है, घटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसे याद रखना। तो क्या है 0 माइनस में लगा है द्वितीयक। तृतीय क्षेत्र में आपको 7.7%, इस एरिया के योगदान को आपने देखा। अब प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर क्या है, तो इस वृद्धि दर के योगदान को आप देखेंगे। तो प्रचलित कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र में, फिर द्वितीय क्षेत्र में आप देखेंगे। द्वितीय क्षेत्र में भी क्या है, आपको यहां भी कम दिखाई पड़ रहा है और इधर भी कम दिखाई पड़ रहा है। तृतीय क्षेत्र में आप देखेंगे ये है, ठीक है। तो टोटल आप देखेंगे तो योगदान के संदर्भ में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो नहीं, बहुत कम चांसेस है आपसे पूछा जाए, आप इनके योगदान देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है। तो आप ओवरऑल देखेंगे कि हर क्षेत्र में क्या है, तृतीय क्षेत्र का ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश में अगर ओवरऑल देखेंगे तो क्या है, सबसे कम योगदान आप देखेंगे प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में द्वितीयक का आंकड़ा हर जगह आपको कम दिखाई पड़ रहा है। इसमें देखेंगे कि दोनों जगह आंकड़े आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा उत्तर प्रदेश में क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से कम है। बस यही याद रखना है टेक्निकल रूप से, तो इस संदर्भ में इसे याद रखेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे कि वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार राज्य की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय आय के संदर्भ में आपको बताया जा रहा है। अगर इसका कोई योजना नहीं दिया है तो चलिए हम इसी में से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में आपके पास कितनी इनकम है प्रति वर्ष के संदर्भ में, स्थिर और कौन से चालू कीमतों पर आप कितना रखते हैं अपने पास, तो यही बताने की कोशिश की गई है। तो इस संदर्भ में बात करेंगे तो राज्य के आप देखेंगे क्या है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में देखेंगे कौन से, तो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर आप देखेंगे 11-12,
देखेंगे 18 बढ़कर आप 12-13 से तुलना करते हुए उन्होंने कहा बढ़कर, तो 35,812 से 18-19 में 19-20 के संदर्भ में देखेंगे 62, देखेंगे कितना 62,652 रुपए। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ये आंकड़ा याद रखेंगे, ये वाला, ठीक है। ये देखेंगे 18-19 एवं 20-21 दोनों में आंकड़ा सेम है कि 62,652, तथा आप देखेंगे कौन सा, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रचलित कीमत है, ठीक है। अब पर आप इसे आए रुपए, तथा आप देखेंगे क्रमशः देखेंगे 19-20 के संदर्भ में कहा गया तो कितना बढ़ा है 65,704, मतलब कितनी बढ़ोतरी है। तो इस आंकड़े को भी आप देख सकते हैं, यहां भी बढ़ा हुआ है 18-19 20-21, तो बढ़ते हुए क्रम में आप इसे मानेंगे तो आप बल इसको देखेंगे 65,704, और यही पूछा जाए कि कितना बड़ा है तो यहां से इसमें से ये घटा देंगे, जो बड़ा है वो बता दीजिएगा। तो देख सकते हैं इस क्रम में। तो इस क्रम में बात करेंगे 11-12 के संदर्भ में, तो चालू कीमतों पर देखेंगे प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कौन सा, स्थिर, तो स्थिर के संदर्भ में 11-12, ठीक है। और प्रचलित कीमतों पे आप बताएंगे 19-20 का भी आंकड़ा आपके पास है जो 65,704 रुपए डिनोट हो रही है। आप देखेंगे अब स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर आप देखेंगे वहीं से आंकड़ा शुरू किया गया जो बढ़कर हुआ है 12-13 से क्या हुआ 18-19 20-21। तो दोनों आंकड़े पूछे जाएं तो आप बताइएगा, दोनों पूछे जाते हैं कभी कभी, ये भी याद रखिएगा। तो 19-20 और आप देखेंगे कौन सा 18-19 19-20 में 43,670, और ये भी देखेंगे कौन सा 19-20 के संदर्भ में 44,618। इस संदर्भ में 19 का आंकड़ा आप देखेंगे, 19-20 के आंकड़े को ज्यादा याद रखेंगे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। तो स्थिर कीमतों पे आप देखेंगे तो स्थिर कीमतों में 43,670, और चालू कीमत देखेंगे कौन सा, नहीं दोनों स्थिर कीमतों पे है, और 44,618। ये आंकड़ा भी आपको याद रहेगा। इस संदर्भ में इसे आप देख सकते हैं कि दोनों जगह स्थिर कीमतों पे याद रखना है। सबसे ज्यादा आपको ये आंकड़ा है क्योंकि प्रेजेंट टाइम का है 19-20, हालांकि 18-19 भी कभी कभी उत्तर प्रदेश सरकार पूछ लेती है, तो इस संदर्भ में भी आपको याद रखना है। उस संदर्भ में बात करेंगे 18-19 के जो है वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्य के राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंतर देखेंगे। कहां कहां से भारत क्या है अपना राजस्व इकट्ठा करता है, तो कहते हैं कर एवं करेत्तर, कर के अलावा कहते हैं जो अंश कितना है 45.53% है आप देखेंगे। और जबकि आप देखेंगे ये कितना राज्य सरकार केंद्र सरकार से अंतरण का माध्यम कितना है राजस्व के अंदर में आप देखेंगे राजस्व कितना केंद्र सरकार से 54.47 के संदर्भ में देखेंगे। सरकार इतना तो अपने प्रदेश से इकलक्ट कर लेती है और इतना यहां से प्राप्त हुआ है 18-19 के संदर्भ में। तो आप इतना याद रखें, ये आंकड़ा तो नहीं पूछा जाएगा कि राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में जो अंतरण है वो आप ऐसे याद रखना कि उत्तर प्रदेश का जो है भारत सरकार से दिया, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा प्राप्त किया हुआ राजस्व जो है केंद्र सरकार की दिया गया राजस्व की तुलना में कम है। ऐसा अगर स्टेटमेंट बन के आए तो आप इसे मानेंगे याद, क्योंकि ये आंकड़ा तो आपसे कम पूछे जाने की संभावना है। स्टेटमेंट अगर बने तो उस संदर्भ में याद रखेंगे। अब वित्तीय वर्ष के संदर्भ में देख सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 के संदर्भ में पुनरीक्षित अनुमानों को राज्य के स्वयं के कर, राज्य में जीएसटी के संदर्भ में हिस्सेदारी देख सकते हैं। देखेंगे अब राज्य के स्वयं के कर राजस्व में जीएसटी की हिस्सेदारी के संदर्भ में कितना है 30। क्योंकि जीएसटी चर्चा में इसलिए आंकड़ा याद रखना कि उत्तर प्रदेश अपने जीएसटी से कितना कलेक्ट कर रहा है 39.5%, जिसे स्टेट जीएसटी बोलते हैं। जबकि वैट का अंश कितना है आप देखेंगे 16.7%। अभी भी वैट भारत में क्या है आप देखेंगे इस संदर्भ में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो राज्य उत्पाद शुल्क का अंश आप देखेंगे स्टाम्प से उत्पाद शुल्क भी है तो 21.9 है, स्टाम्प एवं पंजीकरण का शुल्क 13.4 है। तो और आप देखेंगे इस संदर्भ में इसे आप देखेंगे स्टेट जीएसटी अब क्या होता है, ठीक है। स्टेट जीएसटी पढ़ के जाएंगे, आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो स्टेट जीएसटी के बहुत सारे ऐसे पद होंगे जहां आपको बैठाला जाएगा कि आइए हमको राजस्व के रूप में कार्ड बना के दीजिए। तो इस संदर्भ में देखेंगे। इस संदर्भ में बात करें अब मानव वन्य जीव क्या होगा संघर्ष
ठीक है। अभी आप देखेंगे वन जीन्स आपदा जो कि उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। ऐसा आपसे पूछा जाए कि मानव और जीव संघर्ष को आपदा, मानव और जीव का मतलब है कोई ऐसा घातक जिसे कहते हैं जानवर, जैसे क्या है कोई शेर हुआ, चीता हुआ, मगरमच्छ हुआ या कोई अन्य प्राणी जिसे कहें, तो उस संदर्भ में भारत सरकार ने इसे क्या की, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे क्या किया है कि आप देखेंगे एक संघर्ष को आपदा घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश क्या है, प्रथम राज्य है, देश का प्रथम राज्य है, और यही इतना नोट रखना है। इसको आप देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अब देखेंगे प्रभावी सुरक्षा एवं प्रवर्तन के कारण देखेंगे बाघों की संख्या में लगा बढ़ोतरी हुई है, जो 14 और 18 के संदर्भ में है। अब कितने हो गए हैं, 173 बाघ पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, याद रखिएगा इस संदर्भ में। अब हम बात करेंगे पशुधन, देखेंगे कुक्कुट को छोड़कर, जिसे कहते हैं मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, ठीक है। कुक्कुट में और भी चीजें आएंगी तो इसे भी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश देश में क्या है, पशुधन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। अब इसमें भी पूछा जाएगा कि पशुधन की कैटेगरी में बहुत सारी हैं, जैसे कहेगा भेड़ कहाँ ज्यादा है, बकरी ज्यादा कहाँ है, भैंस ज्यादा कहाँ है, गाय संदर्भ में कहाँ है, और ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश के साथ साथ विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो पशुधन में कुक्कुट को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा है, ठीक है। और ये आंकड़ा आप छोड़ दीजिए 13 पॉइंट कुल उत्पादन पशुधन, जबकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का योगदान इतना है, जहां देश के कुल पशुधन का जो है, जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान 2.5 अलग है। आप देखेंगे इस संदर्भ में इसे छोड़ दें। वैश्विक स्तर पर अगर बात करेंगे भारत मत्स्य उत्पादन में देखेंगे कौन है, भारत जो है मत्स्य के उत्पादन में, तो मत्स्य के उत्पादन में कौन सा आता है, एक होता है साफ पानी जिसे कहते हैं कौन सा, ताल तलैया नदी, तो कहेंगे तो भारत जो है मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है। तो कौन सा होगा, झींगा उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे झींगा किस पानी में डेवलप करता है, तो इसे भी देखेंगे। तो झींगा उत्पादन में देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत के संदर्भ में है, वैश्विक के संदर्भ में, जबकि कुल मत्स्य के संदर्भ में उत्पादन में लगभग 6 पॉइंट का उत्पादन है। तो आप देखेंगे भारत के संदर्भ में वैश्विक आंकड़ा यहाँ दिया गया है। इस संदर्भ में याद रखना कि भारत का ओवरऑल द्वितीय है, देखें ओवरऑल नहीं, झींगा उत्पादन के संदर्भ, जो झींगा आप देखेंगे मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान झींगा उत्पादन के संदर्भ में, और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पश्चात क्या हुआ, मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, और यही आपको याद रखना है। कौन सा, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल। और इन आंकड़ों में भी आप देखेंगे 2 आंकड़े आपको अभी जब आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे तो वहां इसे देखना होगा। इस संदर्भ में बात करेंगे राज्य स्तर पर जन्म दर के संदर्भ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य कहेंगे, राज्य स्तर पर जन्म दर कितनी है ये भी देखेंगे, तो इसे भी देखेंगे भाई, ठीक है। जब क्या है, राज्य स्तर पर जन्म दर वर्ष 2009 से आप देखेंगे क्या है, घटी हुई है। भारत सरकार इस पे, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार क्या है, जनसंख्या नियंत्रण पे तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, उन्हें भी हम कल्याणकारी योजनाएं कहेंगे। क्या है, वो आपके विकास से जुड़ी हैं। तो उस संदर्भ में बात करेंगे तो जन्म दर वर्ष 2009 के 28.7 वर्ष से गिरकर 2018 में देखेंगे कितना आ गई है, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है ये 55.10 पर आ गई है जन्म दर, आप देखेंगे तो। और मृत्यु दर, तो भारत उत्तर प्रदेश सरकार की अभी जन्म दर कितनी है, जो वर्ष, ये वार्षिक है, याद रखना, ये वार्षिक के संदर्भ में आंकड़ा है, तो वार्षिक के संदर्भ में 25.6 आ गई है, और मृत्यु दर देखेंगे घटी है। दोनों जगह भारत सरकार क्या है, आपके स्वास्थ्य पे जैसे खर्च कर रही है उसे उत्तर प्रदेश क्या कर रही है, आपके स्वास्थ्य को अपने पिलर में जोड़ा है। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में देखेंगे जो है मृत्यु दर घटी है, 8.2 से घटकर वार्षिक के रूप में 6.6 हो गई है। इसे प्राकृतिक वृद्धि दर आप देखेंगे इसमें प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, देखेंगे 1.5 प्रति हजार। तो ये आंकड़ा किसमें जोड़ा जा रहा है, प्राकृतिक रूप से 1.5 प्रति हजार की कमी आई है, तो प्राकृतिक रूप से देखेंगे। अब शिशु मृत्यु के संदर्भ में क्वेश्चन अलग से पूछा जाए तो क्या है, राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है इस वर्ष, आप देखेंगे 2000, इस वर्ष नहीं, इस वर्ष के संदर्भ में कि 9 से देखेंगे, जो ये 9 में क्या है 63 थी, अब कम होकर 18 में कितनी पहुंच गई है
43 हो गई है। शिशु मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वर्तमान में 18 के आंकड़ों के संदर्भ में देखेंगे 43 के संदर्भ में है 1000, जीवित देखेंगे ये आंकड़ा 1000 में है, बच्चों के संदर्भ में आंकड़ा 1000 में होता है, मातृत्व के संदर्भ में आंकड़ा लाख देखेंगे, अभी इसमें शायद आएगा भी तो बताएंगे। किंतु अभी भी राज्य शिशु मृत्यु दर के मामले में देश के सबसे बड़े राज्यों में आप देखेंगे मध्य प्रदेश को क्या है, यहाँ अभी भी 48 है और पश्चात दूसरे स्थान पर है। मतलब इतनी बड़ी दर्ज कमी करने के बाद भी अभी क्या है, अभी भी ये चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पे लगातार प्रयासरत है कि किस तरीके से इसे और भी कम किया जाए। तो इस संदर्भ में देखेंगे कि इसके पश्चात भी अभी क्या है, दूसरे स्थान पे है। इस संदर्भ में देखेंगे कि 43 होने के बाद भी अभी भी क्या है, इस पे लगातार प्रयास जारी हैं और मध्य प्रदेश अभी भी अपने पहले स्थान पर बरकरार है। लगातार मध्य प्रदेश में क्या है, ऐसी स्थान बना हुआ है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शिशु मृत्यु दर में भारत के किस राज्य को इथोपिया कहा जाता है, तो वो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा। यहाँ इस संदर्भ में बात होगी राजकोषीय घाटे की जीएस जो है जीएसडीपी से प्रतिशत आप देखेंगे क्या है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा के संदर्भ में थोड़ा सा याद रख लें। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है, वर्तमान में नए चेयरमैन आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या है, आप क्या जो विकास किया वो भी पहल है। भारत सरकार अपने विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी अपना विकास कर रही है। तो उस संदर्भ में राजकोषीय घाटा क्या है, तो जीएसडीपी के संदर्भ में। और ये यस आपको बहुत क्या करेगा, यस स्टेट में संदर्भ जब भी आपको कंफर्म ना है तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या है, जीडीपी है, ऐसे याद रख लें। तो इस संदर्भ में देखेंगे राजकोषीय घाटा जो क्या है प्रतिशत देखेंगे 2015-16 में आप देखेंगे क्या 2.63% से स्तर पर था, जो घटा हुआ है कितना कर दिया गया है। अब देखेंगे जो राजकोषीय घाटा था वो घट गया है। आप इसे देखेंगे 18-19 में कितना है 2.38%। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, याद रखिएगा इस संदर्भ में, क्योंकि ये राजकोषीय घाटा आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपसे आंकड़ा पूछा जा सकता है कि आप कितना है, तो इतने स्तर पर है और इसी आंकड़े को आप नोट कर लें। इसके बाद उत्तर प्रदेश किसानों को देखेंगे क्या कर रही है, देय अनुदान के भुगतान देखेंगे डीडीपी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो रही है। डायरेक्ट किसानों के अकाउंट के माध्यम से क्या करने से तब मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस संदर्भ में। पहला है उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुमान का भुगतान किससे कर रही है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजेक्शन के मतलब डायरेक्ट उसके किसान के अकाउंट में जाएगा बैंक के माध्यम से, तो माध्यम से करने पहला, तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। इस संदर्भ में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, याद रखना। जो स्वच्छ तो ग्रामीण के संदर्भ में आपने देखा, इस संदर्भ में पहला है। अब आप बात करेंगे गौरैया के संदर्भ में, एक गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। तो इसे भी याद रखेंगे। तो गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को क्या किया जाएगा, विश्व गौरैया दिवस मनाने के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को बनाए के रूप में मनाया जाता है। अब आत्मनिर्भर के रूप में देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में क्या है। अब ये केंद्र सरकार की है, तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज 3 के संदर्भ में देखेंगे। औपचारिक क्षेत्र कौन सा है, जो फॉर्मल के रूप में रोजगार को बढ़ावा क्या करेंगे, ये इसके तहत रोजगार को बढ़ावा देंगे, नए रोजगार के अवसर तलाश करेंगे और सृजित करने को प्रोत्साहित करने के अवसर से क्या किया गया, यही काम किया कि भाई पूछा या आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, तो कहना कि रोजगार को बढ़ावा देगी सरकार और नए रोजगार हमको देगी। तो उस संदर्भ में ये योजना क्या कर रही है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY की घोषणा की गई है। तो इसे आप देखेंगे कब की गई है, 12 नवंबर 2020 को। कौन सी है, आप देखेंगे इस संदर्भ में पैकेज 3 के अंतर्गत है और 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या किया गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की गई है।
तो आप देखेंगे इस संदर्भ में जो है 9 दिसंबर 2020 को ये जो है लागू किया गया था, लेकिन 20 के संदर्भ में क्या है 12 नवंबर 2020 है, एक 9 दिसंबर 2020 है। ठीक है, प्रधानमंत्री के केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे मंजूरी दी गई, फिर ये दी गई। तो आप देखेंगे घोषणा के संदर्भ में क्या है, आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2020 पूरी योजना अवधि 20 कितने के लिए है, तो जब मंजूरी दी गई है उस इसको याद रखेंगे कि ये कब की गई है। तो मंजूरी के संदर्भ में देखेंगे कि ये घोषणा के संदर्भ में है, ये मंजूरी के संदर्भ में है। याद रखना, कोई भी डेट पूछी जाए तो याद रखिए भाई, दोनों आगे पीछे हैं। तो इस संदर्भ में देखेंगे पूरी योजना अवधि के संदर्भ में, पूरी योजना कौन सी होगी 20 से 23 के संदर्भ में जो है 22,810 करोड़ रुपए इसमें व्यय होंगे। और क्या करेंगे, इसमें नए कर्मचारियों को रोजगार देने के उद्देश्य एवं कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी गंवाने वाले निम्न आय के व्यक्तियों को पुनः पुनर्नियोग क्या किया जाएगा, नियोजित करने वाले नियोक्ताओं में ईपीएफओ के में पंजीकृत को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करती है। और ये आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा, याद रखना, ये पूछे जाने की संभावना ये है। अगर यूपीएससी पूछती तो यही वाला ऑप्शन पूछ के आपसे पूछती कि क्या प्रावधान है। तो इस संदर्भ में देखेंगे यह योजना आप देखेंगे कब से है, लीजिए आपको डेट के संदर्भ में अगर कंफ्यूजन हो तो उन्होंने बता भी दिया है कि ये अक्टूबर 2020 से प्रारंभ मानी जाएगी योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना की अवधि जो है 31 आपको याद रखना तक विस्तारित किया गया है। इसे याद रखना, जो योजना कब तक की है 23 तक के लिए, तो मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया है। तो आप देखेंगे इस वर्ष देखेंगे अगले वर्ष के लिए इस बजट में बात की भी गई थी। अब अर्थव्यवस्था की मजबूती सहायता पैकेज दिया गया, आप इसे देखेंगे कोविड-19 है और इसको अगर आगे बढ़ें तो इसको देखते हुए आगे बात करें तो इसमें कोई कि इस कोविड-19 में स्वास्थ्य प्रणाली होगी, विकास होगा, रोजगार, यही मुद्दे हैं। तो इसमें कह दिया है 3 श्रेणियों में मुद्दों को विभाजित कर दिया गया। इस कौन कौन से 3 श्रेणी हैं, तो जो मुद्दे हैं पहला है क्या देंगे कि महामारी से आर्थिक राहत देंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करेंगे, फिर विकास और रोजगार को प्रोत्साहन करेंगे। तो 3 एरिया आपके पास आ गए। अब इसमें देखेंगे राहत पैकेज के संदर्भ में 17 उपाय की घोषणा कोविड-19 क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख, ये आप 3 याद रखेंगे। इसके साथ क्या किया लिखेंगे इतने रुपए का क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में। और देखेंगे क्या किया गया, एक योजना भी यहाँ शुरू की गई है, देखेंगे ऋण गारंटी योजना घोषित की गई है जो क्या है तथा 60,000 करोड़ रुपए अन्य क्षेत्रों हेतु एक नई देखेंगे इसमें अर्थव्यवस्था की मजबूती राहत हेतु एक पैकेज की जो घोषणा की गई है। इसी घोषणा में कब से 28 जून 2021 को आप देखेंगे कौन सा, यही ऋण गारंटी योजना घोषित की गई है। तो आप डेट के संदर्भ में याद रखेंगे कि ये घोषणा की गई है। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में शामिल आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के संदर्भ में अतिरिक्त 1.5 लाख जो है देखेंगे एक कौन सी इस सबके हिस्से के रूप में याद रखना, ये बाकी सब छोड़ दीजिए। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के लिए एक हिस्सा कौन सा है, आपातकालीन क्रेडिट जो है लाइन गारंटी योजना, ये इसका एक हिस्से के रूप में क्या है जो आवंटित किए गए वो छोड़ दीजिए, ये इसका हिस्सा है, याद रखना। इसके बाद राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता के रूप में देखेंगे नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट देखेंगे। तो इस संदर्भ में क्या है, ये भी एक क्या है, इसमें भी क्या खाता के संदर्भ में परियोजना निर्यात हेतु, तो इसमें भी प्रोत्साहन दिया गया है। आपसे पूछा जाए आंकड़ा तो बता दीजिए, पूछा नहीं मतलब आंकड़ा तो नहीं पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बन सकता है कि इसको भी कवर किया जा रहा है किसके, अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए। तो यहां से क्वेश्चन उस संदर्भ में बन सकते हैं। अब देखेंगे प्रमुख नीतिगत दस्तावेज, तो इस संदर्भ में अगर बात करें प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम की बात होगी तो वित्तीय समावेशन सूचकांक, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। तो इस संदर्भ में बात करेंगे वित्तीय समावेशन, क्योंकि भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया पर ही कार्य वित्तीय समावेशन, समावेशी विकास, आप देखेंगे तीव्र समावेशी विकास,
तो इस संदर्भ में ये सब उसी के हिस्से हैं। तो इस समावेशन में आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन नापने के लिए अपनी तरह के पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है रिजर्व बैंक में? तो ये आप आंकड़ा याद रखेंगे। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक के रूप में आंकड़ा जारी किया जाता है। इस संदर्भ में बात होगी तो वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में, आरबीआई के संदर्भ में इसे याद रखेंगे। इस संदर्भ में देखेंगे इस सूचकांक के अनुसार मार्च 2021 को समाप्त करते हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय सूचकांक 53.9% है। तो मार्च 2021 को समाप्त किया गया, करने के लिए क्या कर दिया गया? 21 को समाप्त हुए। अब जो है बात करें कि वित्त वर्ष क्या होता है, तो देखेंगे मार्च में समाप्त होता है, तो उसी बात क्या होगा, मार्च के बाद क्या महीना आता है? आप देखेंगे वित्तीय वर्ष हमेशा भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो अलग अलग चलता है। तो आरबीआई क्या कर रहा है? मार्च कहता है कि सूचकांक के मार्च 2020-21 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक वित्तीय सूचकांक जो है ये था। और आप देखेंगे जबकि मार्च में आप देखें 17 के संदर्भ में बात हो रही है, ये था। तो 21 के संदर्भ में आप याद रखेंगे वार्षिक वित्तीय सूचकांक 53.9 है। इस आंकड़े को याद रखेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट के संदर्भ में है, ठीक है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इस संदर्भ में अगर बात करें तो देखेंगे इस सूचकांक को आरबीआई द्वारा सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामक संस्थानों के सहयोग, मतलब सरकार भी शामिल है, संबंधित क्षेत्र के विनियामक संस्थान, रेगुलेटरी जो संस्थान होते हैं रेगुलेटरी वाले, उनसे किया गया, जिसमें क्या होगा, बैंकिंग होगा, निवेश होगा, बीमा है, डाक है, साथ साथ पेंशन के क्षेत्र है, सूचनाओं को शामिल करते हुए इस संदर्भ में इसमें बात की गई है। और इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो ये भी देखेंगे इस सूचकांक में अगर वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को, सूचकों को क्या है ये याद रखेंगे। वित्तीय समावेशन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, तो 0 से 100 अंक की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो 0 से 100 अंक क्या किया गया है, जो है प्रदान करता है। 0 क्या कर रहा है, 0 100 वित्तीय अपवर्जन के एक्सक्लूशन की बात करता है, पूर्ण वित्तीय अपवर्जन, और 100 को क्या किया है, पूर्ण वित्तीय समावेशन इंक्लूशन। तो अब इंक्लूशन अच्छा होता है कि एक्सक्लूशन अच्छा होता है, ये आप अपने से जोड़ लेंगे। तो आप इसे देखेंगे तो इस संदर्भ में बात करेंगे, इसके लिए 3 व्यापक मापदंड निर्धारित किए गए हैं जो 0 से 100। पहला आप देखेंगे पहुंच क्या क्या है, एक्सेस कितनी है, उपयोग क्या है, गुणवत्ता क्या। पहुंच, उपयोग, गुणवत्ता के संदर्भ में आपने आंकड़ा ये देखा। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में, इस संदर्भ की बात होगी आरबीआई का अधिशेष हस्तांतरण। एक बात आई है, आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सरकार के जो है, आप इसे अधिशेषण के संदर्भ में कोई आंकड़ा अगर दिखेगा तो हम आपको बताते हैं। हाँ, एक आंकड़ा है आपके लिए इसमें, बाकी सब छोड़िए अधिशेष विशेष। पहला है आप देखेंगे कौन सा, ये भी याद रखें, ये आंकड़ा भी ठीक है। आकस्मिक जोखिम बफर, मतलब कंटेंजेंसी रिस्क फंड की बफर के संदर्भ में है, ये रखने का निर्णय लिया। बहुत हल्की नजर से रखें। आप देखेंगे कि उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर मार्च अप्रैल कर दिया है, ठीक है, याद रखना, अप्रैल टू मार्च। इसीलिए देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कहते हैं, समाप्त वित्तीय वर्ष कौन सा, मार्च, और स्टार्ट वित्तीय वर्ष मतलब शुरू वित्तीय वर्ष अप्रैल। तो देखेंगे अप्रैल से शुरू हो रहा, मार्च में खत्म हो रहा, अप्रैल शुरू होगा, मार्च में खत्म होगा। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइएगा। इस संदर्भ में होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने देखेंगे वर्ष 2019-20-18 क्या है, आप इसे छोड़ दीजिए। क्या हस्तांतरण किया है, सरकार को किया है, बैंकों को किया है, वो सरकार और बैंक के बीच का मामला है, आप वो आपसे नहीं पूछेगा। अब बात करेंगे अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, देखेंगे वित्तीय डेटा साझा प्रणाली, ठीक है, क्या है, आप देखेंगे अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का अनवरण या निवेश और ऋण से संबंध में क्रांति ला सकती है। आपसे पूछा जाए चालू किया गया तो ये डेट याद रखना क्योंकि अभी लेटेस्ट के संदर्भ में है। देश में वित्तीय डेटा साझा प्रणाली की बात की गई, फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम
अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क देखेंगे तो क्या किया गया, तो AA नेटवर्क है, ये इसी का बाद है। आप देखेंगे अनावरण निवेश और ऋण के क्षेत्र में ये क्या करे, क्रांति लाएगी। ये पहली तरीके का है। देखेंगे नेटवर्क के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को अपने वित्तीय रिकॉर्ड को आसान तक पहुंच नियंत्रण हो जाएगा। छोड़ दीजिए, इसमें क्या होगा, ऋण प्रदाता और फिटनेस कंपनियों के ग्राहकों के लिए संभावित विस्तार की बात है कि जो ऋण प्रदाता हैं और फिनटेक कंपनियां कौन सी हैं, तो फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहकों की संभावित संख्या में विस्तार होने की इससे संभावना हो सकती है। और देखेंगे भारत में क्या है, ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में यह पहला कदम है। और यही आपसे पूछा जाएगा कि भारत में ओपन बैंक, तो ओपन बैंक की व्यवस्था शुरू करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के स्थापित करने का यह पहला कदम भारत सरकार ने जो शुरू किया है। तो ओपन बैंकिंग आपसे पूछा, जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से क्या अपने वित्तीय डेटा तक डिजिटल रूप से पहुंचाने, अन्य दूसरे संस्थानों को साझा करने में सशक्त होगा। यह प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफायती बना सकती है। मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क है, ये ओपन बैंक की व्यवस्था शुरू करने में भारत सरकार का पहला कदम है। यूपीएससी पूछेगी, यूपीपीसीएस भी पूछेगी, याद रखिएगा, दोनों जगह आपको दिखा दिया। अब बात करेंगे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र क्या है, इसे भी देखेंगे। इस संदर्भ में बात है तो ये भी देखेंगे। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें कि खरीफ, मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन में प्रथम अग्रिम अनुमान, तो अग्रिम अनुमान है, देखेंगे कौन जारी करता है, बस आपको याद रखना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। और किसके लिए है, खरीफ की फसलों का उत्पादन है। देखेंगे मुख्य खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं, तो पूछा जाता है कि भारत सरकार की, भारत में खरीफ फसलें कौन है, तो आपको अलग पढ़ने की जरूरत है क्या, जब आप डेटा पढ़ रहे हो तो यहाँ लिखा है कि खरीफ फसल, और उसी के आधार पर डेटा देता है कि हमने इतना दिया है तुम्हें इस साल बढ़ा के, तो वो खरीफ फसल है, उसकी MRP SR जो भी है वो आप क्या करेंगे, यहीं से देख सकते हैं। तो इस संदर्भ में है वर्ष 2020-21 में प्राथमिक अग्रिम, छोड़ दीजिए, कुल खाद्यान्न में आप देखेंगे, कुल खाद्यान्न रिकॉर्ड उत्पादन देखेंगे जो विगत 5 वर्षों में क्या है, खाद्य उत्पादन की तुलना में जो है इतने से इतना है। तो आप देखेंगे अग्रिम अनुमान याद रखेंगे और देखेंगे कुल देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड के संदर्भ में देखेंगे कितना है, 150.50 मिलियन टन आपसे पूछा जा सकता है। ये अनुमानित है, याद रखना, जो विगत 5 वर्षों में सबसे ज्यादा है। औसत उत्पादन की तुलना में आप देखेंगे कितना आपसे पूछा जाए ये आंकड़ा भी, हालांकि ये पूछेगा आपसे, ये वाला याद रखिएगा 150.50 वाला, तो ये याद भी रखने में आसानी है तुम्हें। तो अगर देखेंगे पूछा जाए कितना अधिक है, ये अधिक क्या है, सरप्लस है, और ये सरप्लस कितना है, 12.71 मिलियन टन, याद रखिएगा इसे। तो आप 12 ये सरप्लस है जो सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे 2021-22 के दौरान चावल का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो चावल के कुल उत्पादन में देखेंगे मिलियन टन अनुमानित है, जो क्या करेगा, आप इसे देखेंगे कि कितना है मिलियन टन जो अनुमानित है। उस संदर्भ में अगर बात करें तो 107.04 ये चावल के संदर्भ में है जो अनुमानित आंकड़ा है। अगर बात करेंगे जो विगत 5 वर्षों के संदर्भ में देखेंगे, ठीक है, 15-16 से, और देखेंगे जो है कितना है, ये छोड़ दीजिए, आपको ये आंकड़ा देखते हुए और ये रखना है कितना मिलियन अधिक है चावल, तो चावल में देखेंगे 9.21 मिलियन टन के संदर्भ में है, याद रखना, ठीक। जो भी आंकड़ा खाद्यान्न के संदर्भ में होगा, कम ज्यादा घटा कम देखेंगे, अधिकतर आपको मिलियन में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो खरीफ के क्षेत्र में देखेंगे पोषक मोटे अनाज, ठीक है, खरीफ में कौन से होते हैं, खरीफ सत्र में अधिकतर आपको लगेगा कि खरीफ मोटे अनाज किस में रखे जाते हैं, ये अंदाजा आपको भली बात होगा कि मोटे अनाजों को रबी की फसल में रखा जाता है कि खरीफ की फसल में रखा जाता है, क्योंकि आप दोनों सिस्टम में आपको अगर भारतीय जो है इंडियन सिस्टम कहेंगे क्रॉप सिस्टम या एग्रीकल्चर व्यवस्था में, तो वहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि खरीफ में जो मोटे अनाज हैं अधिकतर कहाँ हैं, खरीफ की फसलों के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो मोटे अनाज को जब विवरण है वो खरीफ की संख्या में आता है, तो देखेंगे खरीफ की फसल में मोटे अनाज आप देखेंगे 34.4 अनुमानित है, जो क्या है
मतलब इतना याद रखना कि बढ़ा हुआ है बस। मोटे अनाज, क्योंकि आजकल क्या है, पहले लोग मोटे अनाज खाते नहीं थे, जैसे क्या ज्वार बाजरा चावल, ज्वार बाजरा अन्य जो मोटे अनाज हैं आज लोगों को मिलता नहीं, आज सबसे महंगा हो रखा है। ठीक है, आज सबसे बड़े पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशंस हैं, आप इन्हें जानते होंगे। ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करें, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा पोषक, और देखेंगे भारतीय कृषि व्यवस्था में आज भी मोटे अनाजों को ऐसे बोया जाता है जैसे क्या है, भारत क्या है, जलवायु आधारित, देखेंगे वर्षा आधारित जलवायु है। तो देखेंगे जहां वर्षा जिस आधार पे होती है, तो वर्षा के आधार पे क्या है, जंगल जमीन जैसे ऊसर बंजर जमीन क्या है, उछेड़ दिया जाता है और वहीं से प्रोडक्शन कर लिया जाता है। इसलिए अभी देखेंगे क्या है, इस पे अब भारत सरकार, हालांकि अब भारत सरकार के साथ साथ कृषि किसान जो भी हैं अब इस क्षेत्र में क्या है, कृषि उत्पादन को ध्यान देने लगे हैं, मोटे अनाज की महत्ता को समझने लगे। एक समय था कि मोटे अनाज को क्या था, कौन खाता था, जानवर खाते थे, आज भी खाते हैं हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अब मोटे अनाज मनुष्यों के लिए क्या है, सबसे अभिन्न की अगर ये कोई खा रहा है तो क्या है, सबसे ज्यादा वो क्या होगा, स्वस्थ माना जाएगा। तो उस संदर्भ में देखेंगे। ठीक है, तो खरीफ के सत्र में आप देखेंगे तो खरीफ में क्या है, खरीफ सत्र में कौन से होंगे, पोषक मोटे अनाजों का आप अनुमान तुलना अधिक है, याद रखिए, इतना याद रखना है। और कुल खरीफ उत्पादन की देखेंगे, दलहन उत्पादन में भी आप देखेंगे मिलियन टन के संदर्भ में है। तो ये आंकड़े यहाँ से इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, दलहन में आपको 9.4 याद रखें, क्योंकि दलहन क्या है, अभी देखेंगे चर्चा में भी रहा है, मिलियन टन। और औसत खरीफ जो है दलहन खरल उत्पादन में आप देखेंगे जो है ये भी अधिक है। तो हर जगह आपको अधिक दिखाई पड़ रहा है, खरीफ दलहन है, आप खरीफ दलहन यहाँ भी दिख रही है। तो आप खरीफ दलहन को जानते होंगे, एक खरीफ दलहन होती है जिसे कहते हैं अरहर तूर, तो यही खरीफ दलहन है। तो इस संदर्भ में बात होगी 20, 21, 22 के संदर्भ में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन के संदर्भ, ये था दलहन। अब तिलहन में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं ये भी देखेंगे। तो कुल खरीफ दलहन उत्पादन हो गया, और ये छोड़ सकते हैं, इसे बहुत जाना नहीं, हम आपको जो आंकड़ा पूछे जाने वाले हैं वो बता सकते हैं। अब गन्ने के संदर्भ में देख सकते हैं, गन्ने से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20-21 के संदर्भ में बात करें तो 20-21-22 के गन्ने के उत्पादन में देखेंगे क्या हुआ, आप 419.25 मिलियन टन अनुमानित है। आप इसे देखेंगे कैसे, ये अनुमान है। 21-22 के संदर्भ में अगर यही गन्ने का उत्पादन, औसत उत्पादन देखेंगे कितना बढ़ गया है, बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ये अनुमान पूछा जाएगा, ये आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सारे आंकड़े आप याद नहीं रख सकते हैं। कृषि उत्पादन में क्या है, आप देखेंगे एक कृषि की अगर जिन्स में बात किया जाए, जूट हुआ, मेस्ता हुआ और कपास हुआ, इन सभी को क्या है, गांठ के संदर्भ में क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा, देखेंगे तो इसे देखेंगे कितना है, हाँ कपास के उत्पादन के संदर्भ में देख सकते हैं कि ऐसे क्या है, मिलियन गांठें कितनी है, छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि आंकड़ा आपसे पूछा जाए कहाँ ज्यादा है, उस संदर्भ में देखेंगे रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, और यही आपको याद रखना। अच्छा, रबी के लिए एक फसल जारी होता है, एक क्या होता है, इस संदर्भ में है कि रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन के आधार पर आप जाएंगे। विपणन का मतलब क्या है, आप जब फसल तैयार हो जाएगी तो कैसा रेट पे बेच सकते हैं, भारत सरकार की क्या मिनिमम रेट है, तो देखेंगे आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे क्या बोलते हैं, सेसा। ठीक, तो सेसा के संदर्भ में देखेंगे विपणन वर्ष 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों का क्या करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं एमएसपी की वृद्धि को मंजूरी दी है। तो सभी फसलों की वृद्धि की मंजूरी है यहाँ पे, ये याद रखेंगे। और देखेंगे विपणन वर्ष के संदर्भ में, तो विपणन वर्ष 2022-23 के संदर्भ में देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य जहां सबसे ज्यादा वृद्धि दर किस क्षेत्र में की गई है, तो देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा वृद्धि दर मसूर में की गई है, सबसे ज्यादा कितनी, देखेंगे अभी आगे लिखा होगा। ठीक है, रेस्पीड सरसों, ठीक है, मसूर एवं रेस्पीड और सरसों, तो कितनी है
प्रत्येक में 400 रुपया। ये बढ़ोतरी है, याद रखना, ये बढ़ोतरी टोटल नहीं है, ये बढ़ोतरी के संदर्भ में इतना रुपया अतिरिक्त बढ़ा हुआ है। ठीक है, इसे देखेंगे तो इस संदर्भ में 2 सेक्शन ऐसे देखे आपने। अब देखेंगे किसका क्या रखा गया, यहां लिखा भी हुआ है, तो आपको यही आंकड़ा याद रखना था। हालांकि आप देखेंगे तो इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे कि प्रति रुपया आप देखेंगे क्या है, सब गेहूं में कितना है, तो देखेंगे 21-22 है और 22-23 है। तो आप जलेंगे देखेंगे प्रति क्विंटल में देखेंगे गेहूं के संदर्भ में क्या है। अब गेहूं, जौ, चना, रेशपी, सरसों, कुसुम, ये खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है, पढ़ते चले आ रहे, अब आप बता देंगे। तो देखेंगे तो गेहूं क्या है, गेहूं के संदर्भ में बात करेंगे और आपको ये चीज याद रखना है, दोनों जगह आप देखेंगे एमएसपी रखी गई है। ये वर्ष था, ये वर्ष निर्धारित किया गया अगले वर्ष के लिए, तो इस संदर्भ में देखेंगे 40 रुपए गेहूं में बढ़ोतरी हुई है। देखेंगे ठीक है, एमएसपी कितनी रखी है, 2015 रुपए निर्धारित की गई, 40 की बढ़ी हुई है। ठीक है, और जौ में देखेंगे आप ये याद रखेंगे, चना देखेंगे, चना याद कर सकते हैं कितना है टोटल, 52-30 है और 130 की बढ़ोतरी हुई है। और 2 याद रखना ये वाले दोनों को, 5500, 50-50, ठीक है, दोनों में है 400-400 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और यही क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, और बाकी तो छोड़ दें क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हुई है, इसलिए याद रखना। गेहूं की याद रखेंगे, ठीक है, चना इसलिए कि चना इस समय क्या है, पूछा जा रहा है, 1-2 बार शायद पूछा भी गया है, इसे भी देख लें तो 52-30 के संदर्भ में है। मसूर और ये सबसे ज्यादा है, गेहूं पूछे जाने के लिए क्योंकि क्या है, मुख्य खाद्यान्न फसलों में गेहूं को रखा गया है। अब मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं आप इसको देखिए। तो इसके बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में, देखेंगे क्या क्या आंकड़े हैं। तो चतुर्थ अग्रिम अनुमान है 20-21 के हैं। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, अभी तक तो हमने टोखा, गेहूं, चावल, अब देखेंगे कुल खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न कितना है, 308.65 मिलियन टन, याद रखना। और ये चौथा, मतलब 4 ही अग्रिम अनुमान होते हैं, प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, तो क्या होता है ये हर 3-4 वर्ष, 4-3 तो देखेंगे 3 वर्ष बाद के संदर्भ में, 3 तिमाही के संदर्भ में, तो चौथा अग्रिम अनुमान के संदर्भ में आप देखेंगे 20-21, तो उसमें ओवरऑल के संदर्भ में देखा आपने 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, ये है 20-21 के क्रम में, और ये आपको टोटल में याद रखना है। अब बात करेंगे इस संदर्भ में 20-21 के दौरान चावल का कुल रिकॉर्ड उत्पादन देखेंगे। तो चावल में देखो कितना रिकॉर्ड कर दिया, तो देखेंगे आप क्या है 122 देखेंगे जो है, ये ओवरऑल है तो 122.27 मिलियन टन, ठीक है, विगत 5 वर्षों में इतना ज्यादा है, छोड़ दीजिए इसे, लेकिन ये कहेंगे 122। ये आंकड़ा गेहूं के संदर्भ में देखेंगे जो है कितना है, तो चावल का हिस्सा गेहूं से ज्यादा होता है भारत की कृषि व्यवस्था में, हमेशा उत्पादन के क्रम में याद रखेंगे जब भी, तो चावल हमेशा उत्पादन के क्रम में ज्यादा रहेगा, गेहूं हमेशा उत्पादन के क्रम में कम है अभी तक के आंकड़ों में, तो ये भी याद रखेंगे। तो गेहूं का उत्पादन देखेंगे 109.52 मिलियन टन अनुमानित है, और औसत उत्पादन के संदर्भ में देखेंगे, छोड़ दीजिए आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद होगी दलहनों के संदर्भ में। अब दलहन की अगर बात करेंगे तो इस दलहन की अगर हम चर्चा करें तो 2000 क्या होगा, 2020-21 में दलहन की तुलना में देखेंगे हर जगह सब अधिक है, ठीक। तो देखेंगे दलहन कितनी हुई है, 25.72। तो इसे भी देखेंगे, गन्ने का भी आप देख सकते हैं, गन्ने के कुल उत्पादन में, ठीक है, हालांकि ये एमआरपी पूछा जाएगा, लेकिन ये आंकड़ा एक बार डाल लें नजर, क्योंकि एक नजर तो आपको पढ़नी चाहिए। तो 399.25 मिलियन टन, ठीक है, जो ज्यादा है, इस संदर्भ में है, सब जगह आपको अधिक दिखाई पड़ रहा, कहीं अगर कोई कम होगा तो दूसरे बता देंगे। अब कपास के उत्पादन बता ही दिया है, पटसन देखेंगे, कपास के उत्पादन में आप देखेंगे क्या है, ये जो है, हाँ 35.38 छोड़ सकते हैं, पटसन मेस्ता के संदर्भ में छोड़ सकते हैं। हाँ, एक हम बताएं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं यहाँ इस पे,
हालांकि इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं। कृषि का उत्पादन लिखा है जो यहाँ पे 35.38 मिलियन गांठें, तो यहाँ लिखा है प्रति 170 किलोग्राम। ये क्या है? ये एक गांठ की क्या है? ये है एक गांठ का वजन है, याद रखना, क्योंकि इतने टन गांठें हैं और एक टन के कपास के संदर्भ में एक टन के एक गांठ कितनी होगी? 170 किलोग्राम की। और यही मटसन और पेस्ता के संदर्भ में कितनी है एक गांठ? तो आप देखेंगे इस संदर्भ में 180 किलोग्राम की है। ये आपको थोड़ा एक बार नजर रखनी चाहिए, क्योंकि क्या है, कभी क्वेश्चन आपकी नजर से आए तो बच के ना जाए। ठीक है। बागवानी फसलों के संदर्भ में बात करें तो देखेंगे इस क्रम में बागवानी फसलों में जाएं तो आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछे जाते हैं बागवानी फसलों के संदर्भ में। तो बागवानी फसलों के संदर्भ में द्वितीय अग्रिम अनुमान देखेंगे 2021 के संदर्भ में 15 जुलाई 2021 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? बागवानी फसलों पर देखेंगे क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के उत्पादन क्षेत्रफल पे द्वितीय अग्रिम अनुमान छोड़ दीजिए। जो है बागवानी फसलों का उत्पादन 329.86 मिलियन टन अनुमानित है, अधिक है 20,000। आप देखेंगे 2021 में फलों के उत्पादन देखेंगे कितना, ये आप देखेंगे क्या 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान, ये भी छोड़ दीजिए। बस ये आंकड़ा एक नजर देखेंगे कि सब जगह आपको अधिक अधिक दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी देखेंगे। सब्जियों के कुल उत्पादन के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो उत्पादन में संदर्भ में बात करेंगे